हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इस टॉपिक में क्या है कि जैसे तुम ऐसे देखो कि मान लो हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, अभी इससे पहले तक क्या कर रहे थे, हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका हमें इंटीग्रल निकालना है, मीन्स इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, एक ऐसा फंक्शन खोजते थे जी एक्स, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलने का मतलब हिट एंड ट्रायल से तुक्का लगा के एक ऐसा फंक्शन खोजते थे जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें एफ एक्स आ जाए। मान लो कि हमने एक जी एक्स फंक्शन खोज लिया जिसका डेरिवेटिव एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स फंक्शन का एक एंटी डेरिवेटिव हमें जी एक्स मिल गया। तो एक एंटी डेरिवेटिव मिल गया तो फिर उसके इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव्स मिल गए। क्या करेंगे, उसमें सी ऐड कर देंगे। हमने एक ऐसा फंक्शन जी खोजा जिसको डिफरेंशिएट कर दिया तो एफ एक्स मिल गया। इसका मतलब एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है, जी एक्स है। तो हमने क्या लिख दिया, जी ऑफ एक्स प्लस सी। बट क्या है यहां पे कि अभी तक मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमारी जो लिमिटेशन है ना, वो क्या है, बहुत ही कम लिमिटेशन है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ऐसा ही फंक्शन जो बिल्कुल हमें दिख जाए, मतलब कि एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें जी एक्स फंक्शन दिख जाए, मतलब बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए कि अच्छा जी एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब कि एफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो जी एक्स फंक्शन है। इंटीग्रल बोलने का मतलब एंटी डेरिवेटिव जी एक्स फंक्शन है। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें क्या किया कि कॉस एक्स फंक्शन दे दिया। अब मैंने बोला कि एफ एक्स का वैल्यू मैंने दे दिया कॉस एक्स। अब मैंने बोला कि कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव बताओ या कॉस एक्स का इंटीग्रल बताओ क्या होता है। तो इसमें कोई दिमाग ही नहीं खर्च होगा। अगर मैंने बोला कि cos x का इंटीग्रल बताओ, इसका वैल्यू बताओ, तो इसमें कोई दिमाग ही नहीं खर्च होगा। हमने खोज लिया एक ऐसा फंक्शन sin x। sin x को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो cos x मिल जाएगा। तो cos x का एक एंटी डेरिवेटिव sin x हो गया। अब अगर मैं sin x में c ऐड कर दूं, sin x में c ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा cos x का इंटीग्रल आ जाएगा। cos x के क्रॉसपॉन्डिंग जो इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव है उसका ये फैमिली आ गया sin x प्लस सी। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सिंपल फंक्शन है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि अब मैं तुम्हें ऐसे फंक्शन दे दूं, एक एफ एक्स ऐसा फंक्शन दे दूं, मतलब दे दूं ई टू द पावर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एल एन एक्स, ऐसा एक फंक्शन दे दूं। और पौन एक और थोड़ा टफ बनाने के लिए मान लो इसे कॉस एक्स भी कर दिया। अब मैंने बोला कि अब बताओ ये एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, ऐसे मैं दे दूं तुम्हें इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एल एन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसका मैं बोलूं वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका वैल्यू बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो अंदर में फंक्शन लिखा हुआ है ये किसी ना किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आ रहा होगा। ठीक है, मान लो कि ये जी एक्स फंक्शन को, इसको हमने इस फंक्शन को एफ एक्स मान लिया। मान लो कि ये जी एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करके एफ एक्स फंक्शन आ रहा होगा। अब ये जी एक्स फंक्शन खोजना, अब बताओ जी एक्स फंक्शन खोज के बता सकते हो, ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है, कोई बहुत इंटेलिजेंट हो तो बता भी दे, वो तो नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब जी एक्स खोजना इतना ईजी टास्क नहीं हुआ। अब जी एक्स खोजने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर मेथड चाहिए। प्रॉपर मेथड बोलने का ये मतलब क्या है कि हमें एक प्रॉपर एक रूल चाहिए, जिस रूल को हम फॉलो करें तो इस इंटीग्रल का वैल्यू लिख पाए, मीन्स इस एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव खोज पाए। तो वही काम करेंगे हम इस टॉपिक में। इस अब जो पढ़ेंगे ना मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शंस को कैटेगराइज करेंगे कि इस टाइप का फंक्शन होगा तो ये मेथड फॉलो करो एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए, इस टाइप का फंक्शन होगा तो ये मेथड फॉलो करो, इस टाइप का फंक्शन होगा तो ये मेथड फॉलो करो। यही काम हम लोग करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल में। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं एंटी डेरिवेटिव खोजने के लिए। जो मेथड नंबर वन है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सबसे पावरफुल मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मेथड नंबर जो टू है हमारे पास है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। मेथड नंबर जो थ्री है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
इसी तीनों मेथड को यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि किस हमारे पास इंटीग्रल है, उसको अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर पाएँ तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर पाए तो इससे कर लेंगे, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसमें लग रहा हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेंगे। इसी तीनों मेथड को हम लोग समझते समझते जब तीनों मेथड सीख लेंगे तो हमारा ये जो टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रल, चैप्टर नहीं, ये जो टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रल, ये कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स क्या है कि अब आगे वाले टॉपिक में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक मतलब फर्स्ट पार्ट से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स नहीं, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि हमें फंक्शन का ना, मान लो कि हमारे पास ऐसा इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये गिवन हमें निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है और हमें कोई एक ऐसा फंक्शन जी एक्स नहीं दिख रहा है, मतलब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन फेल हो गया। ठीक है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जी एक्स नहीं समझ में आ रहा है जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो एफ एक्स मिल जाए। ठीक है, तब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो फेल हो गया। तब हम लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि x है ना, x को हम लोग ऐसे मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू एक नए वेरिएबल में फंक्शन मान लेंगे g ऑफ t। ऐसे हमने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर दिया, x को हमने क्या मान लिया, g ऑफ t, मतलब एक फंक्शन मान लिया t में। तो अगर ये फंक्शन t में मान लिया, अब हमने किस नए वेरिएबल में फंक्शन माना, t में, तो इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। जिस वेरिएबल में फंक्शन मानते हैं ना उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन डी टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, और ये क्या बन जाएगा, जी डैश टी। जी डैश टी का मतलब कि डी ऑफ जी ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, ये बन गया फंक्शन। ठीक है, अब हमें क्या पता है, अभी हमने अप्रोक्सीमेशन जो चैप्टर है एओडी में, वहाँ हम लोग क्या सीख के आए हैं कि डी ऑफ डी एक्स, 11th क्लास में हमने क्या सीखा था कि d ऑफ डी एक्स ऐसे अगर लिखा हुआ है, मान लो dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग दो तरह से रीड करते हैं और इसका दो मीनिंग भी होता है। पहला क्या होता है, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि डी ऑफ डी एक्स को क्या बोलते हैं, डी ऑफ डी एक्स को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसे, डिफरेंशियल ऑपरेटर। पहले तो इसको हम लोग ऐसे देखो, हमारे पास ना मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है डी डी एक्स या y, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेरिवेटिव बड़े कमाल की चीज़ है। ठीक है, अब काफ़ी पावरफुल टूल है ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के लिए, काफ़ी पावरफुल, बिकॉज इसको अभी मैं समझ में आएगा तुम्हें। जैसे कि हमने डी डी एक्स को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डी डी एक्स यहाँ पे लिखा, उसके बाद यहाँ पे जिस फंक्शन को, मान लो एफ एक्स फंक्शन लिख दिया, तो ये क्या कर देगा, ये जस्ट लाइक एन ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये क्या करेगा, एफ एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करके क्या दे देगा, एफ डैश एक्स दे देगा, मतलब डेरिवेटिव फंक्शन निकाल देगा। किसका, एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन निकाल देगा। लाइक जैसे हमने लिखते हैं ना डी डी एक्स, और यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे साइन एक्स लिख दिया, तो ये डी डी एक्स जो हमारा ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, साइन एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव दे देगा, डेरिवेटिव फंक्शन दे देगा, क्या होता है, कॉस एक्स दे देगा। ठीक है, इसी डी डी एक्स को हम एज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं, और इसी डी डी एक्स को हम लोग क्या करते हैं, एज अ रेशियो भी यूज़ करते हैं। अप्रोक्सीमेशन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे भी रीड करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, अपॉन डी एक्स, मतलब कि डी वाई को एक अलग क्वांटिटी बना दिया, डिफरेंशियल ऑफ वाई बना दिया, ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स बना दिया। ये अप्रोक्सीमेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। मतलब कहने का ये है कि अभी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डी वाई एक अलग क्वांटिटी है, डी एक्स एक अलग क्वांटिटी है, और जब हमने इसको अपॉन में कर दिया, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्स में ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया। किस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा रहे हैं, वाई पे। थोड़ा मैं डिटेल में आ गया, तो इसको हम लोग किस पे लगा रहे हैं, वाई पे।
मतलब कि ये जो डी डी एक्स है ना, इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। जब अगर हम इसको डी डी एक्स को ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वाई फंक्शन में, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम ऐसे भी ये डी वाई अपॉन डी एक्स। तो तुम देखोगे कि जनरली क्या होता है कि हम लोग दोनों वर्ड में दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं डी डी एक्स वाई, या ऐसा हम ये भी बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। 11th क्लास में आप लोगों को ये बताया गया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं बोलते, मतलब ये डी वाई और डी एक्स अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, ये एक ही क्वांटिटी है। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई बोलते हैं। ये 11th क्लास में सिखाया गया है। बट 12th में फिर क्या सिखाया जाएगा कि जो 11th में सिखाया गया था वो बस तुम्हें कंफ्यूज ना होने के लिए, कि तुम इसको बहुत बच्चे स्टार्टिंग में करने लगते हैं, इसको अलग अलग मान लेंगे, बोलेंगे कि डी वाई अलग सी चीज़ है, डी एक्स अलग सी चीज़ है, फिर इसको डिवाइड करने लगेंगे। तो कंफ्यूज ना होने के लिए 11th के बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि ये अलग अलग नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है। बट 12th में तुम सीखोगे कि ये अलग अलग चीज़ भी है, मतलब इसको तुम डी वाई और डी एक्स का रेशियो भी बोल सकते हो, ठीक है। और डी वाई को हमने ऐसा डिफाइन किया है और डी एक्स को ऐसा डिफाइन किया है कि जब हम डी वाई और डी एक्स का रेशियो लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश इक्वल हो जाएगा। ये तुमने अप्रोक्सीमेशन चैप्टर में पढ़ा होगा। एक बार फिर से डी डी एक्स ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने लिख दिया एफ एक्स। तो जब मन किया ऐसे हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम एज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर बोल सकते हैं। जब मन किया मतलब कि जब हमें इस एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलेंगे। अब जब हमें अप्रोक्सीमेशन की बात होगी तो इसको हम बोलेंगे डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। मतलब इसको एक अलग क्वांटिटी मान लिया, इसको एक अलग क्वांटिटी मान लिया, और इसको जब रेशियो लिया तो हमें किसके इक्वल मिल जाएगा, एफ डैश एक्स के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर में, ये सेकंड वाला यूज़ करेंगे। इसको हम क्या मानेंगे, डी ऑफ एफ एक्स एक अलग क्वांटिटी है, डी ऑफ एक्स एक अलग क्वांटिटी है, ये मानेंगे, ये वाली चीज़ नहीं मानेंगे, ठीक है ना। एज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं मानेंगे, ऐसे भी मान सकते हो, दोनों एक ही बात है। इसको अलग अलग मान लो, जब तुम इसका रेशियो लोगे तो एफ डैश एक्स ही मिलेगा। डी ऑफ एफ एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, या बोलो डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, जैसे हम लिखते हैं ना डी वाई, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ वाई बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ वाई, वाई का डिफरेंशियल बोलते हैं, एक्स बोलते हैं क्या हम लोग बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। इसको अलग अलग भी चीज़ है ये दोनों। और डी वाई बाई डी एक्स, जब हमने डिफरेंशियल ऑफ वाई और डिफरेंशियल अपॉन ऑफ एक्स का रेशियो लिया तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि फिर ये एफ डैश एक्स आ जाता है। तो ये आगे की बात, आगे नहीं, ये तो अप्रोक्सीमेशन की बात हो गई। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चीज़ यूज़ करेंगे, ये वाला। अब इतना बोलने के बाद फिर आते हैं इस पे, इसको तुम देखो ध्यान से, और ये अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, यहाँ से देखो ध्यान से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, इसको हमने क्या लिख दिया, जी डैश टी लिख दिया। अब इसको हमने क्या बोला, डिफरेंशियल ऑफ एक्स, और यहाँ क्या बोला, डिफरेंशियल ऑफ टी, ठीक है। अब जब डिफरेंशियल बोल दिया तब ये डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, मतलब ये अब डी एक्स और डी टी का रेशियो हो गया। रेशियो हो गया तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो हमें डी एक्स किसके इक्वल मिल जाएगा, जी डैश टी इंटू डी टी। देखो यहाँ से डी टी को इधर ले गए तो हमें क्या मिल गया, डी एक्स जी डैश टी इंटू डी टी के इक्वल मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने क्या माना था, एक्स को जी टी माना था। अब इसी दो को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका वेरिएबल चेंज कर देंगे। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, इस जो एफ एक्स इंटीग्रल है ना डी एक्स, इसका वेरिएबल चेंज कर देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ तो लिखा है, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ टी, और डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, जी डैश टी इंटू डी टी। समझ में आ रही है बात। इससे हमें क्या पता चला कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो है हमारा किसके इक्वल हो गया, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी टी इंटू जी डैश टी डी टी, ठीक है। अब करेंगे क्या, मतलब क्या होगा कि तुम इसे इंटीग्रेट करो, एफ एक्स को इंटीग्रेट करो, या एफ ऑफ जी टी इंटू जी डैश टी, इसको इंटीग्रेट करो इस फंक्शन, ये इंटीग्रांड बन गया। और यहाँ पे इंटीग्रांड क्या, एफ एक्स इंटीग्रांड है, तो तुम एफ एक्स को इंटीग्रांड मानो, या एफ जी टी और इंटू जी डैश टी, इसको इंटीग्रांड मानो, दोनों को मान के करोगे तो एक ही रिजल्ट आएगा। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो अब तुम बोलोगे क्या कि ये छोटा सा देखने में इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, ये इतना बड़ा सा कैसे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा कि ये जो फंक्शन इंटीग्रांड है ना, ये कैसे फॉर्म में आ जाएगा, जो फॉर्म नोन होगा,
मतलब तुम जब ये सब्स्टिट्यूशन करोगे ना तो तुम्हें इंटीग्रल दिखने लगेगा, समझ में आ जाएगा कि अब क्या करना है। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में फिट हो जाएगा जिसका डेरिवेटिव हम लोग ऑलरेडी जानते हैं या जिसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये वाली चीज़। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि ये गिवन होगा, इसको तुम रिवर्स इसमें भी आ सकते हो। ठीक है, तो ये काम करते हैं हम लोग। या कभी ऐसे गिवन होगा कि मान लो कि हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी टी, इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए। अब ये डेरिवेटिव, अब इस केस में हमारा ये इंटीग्रांड हो गया। अब हमें इसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, डेरिवेटिव कह रहा हूँ, इंटीग्रल हमें नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन वेरिएबल को चेंज कर देंगे। वेरिएबल को चेंज करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, लेट जी ऑफ टी जो है इसको हम क्या मान लिया, हमने एक्स मान लिया। अब जो हमने जिस नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया है ना, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे। हमने एक्स नया वेरिएबल लाया तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, डी जी ऑफ टी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के। तो यहां क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखो कितनी मज़ेदार चीज़ है, बस तुमको थोड़ा सा फील दिलाने के लिए कि डी एक्स अपॉन डी एक्स को मैंने क्या बोला, 1 बोल दिया। अगर मैंने इसको क्या बोला, एज ए कोशिएंट माना, तो ऐसे भी देख सकते हो कि 1/1 या 2/2 क्या होता है, ये कैंसिल करके 1 लिखते हो ना। वैसे ही देखो तुम डी एक्स और डी एक्स को कैंसिल करके 1 लिख दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर तुम बोलोगे ऐसे, डी डी एक्स, एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, ऐसे बोल लो, एक ही बात है ना। समझ रहे हो बात को। अगर तुमने एक्स यहाँ अगर रीड किया डिफरेंशियल ऑफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एक्स, तो दोनों एक ही क्वांटिटी ऊपर नीचे लिखा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल करके 1 बोल सकते हो। या फिर तुम ऐसे बोलो कि एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है, ये तो हमने अप्रोक्सीमेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि जी टी फंक्शन को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और यहाँ पे क्या मिल गया, 1। तो जी टी फंक्शन को तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते डायरेक्टली, चेन रूल लगेगा। पहले जी ऑफ टी फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जी ऑफ टी फंक्शन को टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, और फिर टी को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो चेन रूल आई हो पता होगा, ये 1 के इक्वल हो गया। अब बताओ डी ऑफ जी टी अपॉन डी टी। ठीक है, जी ऑफ टी फंक्शन का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जी डैश टी। तो इसको हम क्या रेट करेंगे, जी डैश टी, और एक डी टी यहाँ रहने देंगे, और जो डी एक्स है उसको यहाँ ले जाएंगे। इसको तुम देखो, इसके हेल्प से इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पे दोनों को देखो। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन था, ये गिवन था ना, तो इसको हमने क्या कर लिया, एफ लिखा। जी ऑफ टी को क्या माना है हमने, एक्स माना है, और ये जी डैश टी डी टी, जी डैश टी डी टी क्या हो गया, डी एक्स हो गया। देख लो वाई से वर्षा है, ये आ गया हमारे पास। समझ में आ रही है बात। मतलब कि अगर मान लो कि इस टाइप का एफ गिवन हो, हमें नहीं इंटीग्रेशन सूझ रहा हो तो ऐसे करके ले आएंगे, और मान लो ये गिवन हो तो उसको मतलब वाई से वर्षा, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको इसमें। अब ये देखने में तुम्हें अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो अभी देखो, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन काफ़ी पावरफुल टूल है इंटीग्रल निकालने का, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सब्स्टिट्यूशन सीख गए तो फिर इस दोनों में कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलाना है, यही इंपॉर्टेंट है। अब सब्स्टिट्यूशन कोई पूछेगा कि जैसे हमने x को जी ऑफ टी फंक्शन माना, अब कोई ये बच्चा पूछेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जी ऑफ टी कौन से मतलब कौन सा फंक्शन लेना है, तो उसके लिए मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ, मतलब कि x जो वेरिएबल है उसको जो हमने टी में फंक्शन माना, तो कौन सा फंक्शन होगा टी का। ठीक है, तो उसके लिए तो मेरा ये कहना है कि प्रैक्टिस करो, खुद ही आइडिया लग जाएगा। दूसरा मैं इतना हिंट दे सकता हूँ कि हमें टी में एक ऐसा फंक्शन मानना होता है जिसका डेरिवेटिव हमें इंटीग्रांड में मिल जाए, इतना ही बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, एक्स को हमने जी ऑफ टी फंक्शन माना ना, तो कोई रूल नहीं है कि जी ऑफ टी फंक्शन कौन सा लेना है, या जी ऑफ टी ये फंक्शन फिक्स नहीं है, वेरी करेगा। तो बस इतना ही हिंट दे सकता हूँ, हिंट का मतलब इतना ही इसमें कहा जा सकता है कि हमें ये जी ऑफ टी एक ऐसा फंक्शन मानना है, ठीक है, जिसका मतलब ऐसे तुम बोलो कि हमें, या ये भी बोल सकते हो कि हम इंटीग्रांड में ऐसे फंक्शन को एक नए फंक्शन के इक्वल करें जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें इंटीग्रांड में दिख जाए। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा हो,
मान लो कोई फंक्शन दे रखा हो ऐसे करके कुछ भी समथिंग, यहाँ पे कुछ फंक्शन दे रखा हो, एक्स दे रखा हो, अपॉन में कुछ फंक्शन दे रखा हो, यहाँ पे डी एक्स दे रखा हो, यहाँ पे कहीं पे तुम्हें 2x भी दिख रहा हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हिंट देगा कि एक्स स्क्वायर को ना तुम टी मान लो। तो एक्स स्क्वायर को टी मानने से क्या होगा, जब तुम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी, ये डी टी अपॉन, सॉरी ये इसका डेरिवेटिव, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर टी के इक्वल हो गया। अब जब तुम इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर, चलो मैं करके दिखा रहा हूँ, डी एक्स ये किसके हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2x किसके इक्वल हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स के। अब तुम x को क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो क्या हो गया, 2x डी एक्स डी टी के इक्वल हो गया। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, ये जो 2x और dx है ना तुम्हें दिख रहा है ना, इसको मिला के तुम क्या बोल सकते हो, dt बोल सकते हो, और इस एक्स स्क्वायर को क्या बोल सकते हो, t बोल सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात, यही हिंट दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा हिंट नहीं होगा। मतलब हिंट का मतलब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं सोच सकते हैं। मतलब मैंने क्या बोला कि हमें इंटीग्रांड में जिस फंक्शन को हम टी फंक्शन के इक्वल बोल रहे हैं ना, जिस नए वेरिएबल में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो हम ऐसा फंक्शन लें इंटीग्रांड से जिसका डेरिवेटिव हमें इंटीग्रांड में दिख जाए कि भाई हाँ इसका डेरिवेटिव तो यहाँ पे ये 2x है, तो एक्स स्क्वायर को हम टी के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। और फिर हमें क्या मिल गया, 2x dx dt के इक्वल मिल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x dx का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से 2x dx का वैल्यू dt लिख लेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एग्जैक्ट 100% सही सब्स्टिट्यूशन करने का तभी कर पाओगे जब करोगे तुम क्वेश्चन में प्रैक्टिस। समझ रहे हो बात को। और क्वेश्चन को करने के प्रैक्टिस करने के लिए फिर हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा वन बाय वन, पहले एग्जांपल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में मैं तुम्हें बताता भी जाऊंगा कि क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उससे भी पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक हम थ्योरम पढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम थ्योरम 1 देख लो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें क्या है कि इफ़ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर मान लो फाई ऑफ एक्स के इक्वल है, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी ये किसके इक्वल होगा, 1/a फाई ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको अभी हम प्रूफ करेंगे। देखो इसमें क्या है कि हमें करना क्या है कि जैसे ये सबसे पहले बोल क्या रहा है, पहले इसको ये समझो। ये बोल रहा है कि जैसे अगर हमें पता है ना कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी पता है हमें, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये तो फॉर्मूला है। तो अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स जो है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, या फिर तुम ऐसे बोलो कि इंटीग्रांड का जो आर्गुमेंट है, यही है ना आर्गुमेंट एक्स, इसकी जगह तुम एक लीनियर फंक्शन डाल दो। लीनियर फंक्शन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, यही होता है ना लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, 2x प्लस 3 5x प्लस 4 इस टाइप का होगा। तो तुम इस x की जगह एक लीनियर फंक्शन डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि 2x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें करना क्या है कि साइन एक्स का इंटीग्रल क्या था, माइनस कॉस एक्स प्लस बी। तो यहां देखो, यहां एक्स है तो यहां साइन के आर्गुमेंट में एक्स है, तो यहां कॉस के आर्गुमेंट में भी एक्स है। तो यहां साइन के आर्गुमेंट में क्या है, 2x प्लस 3 है, तो यहां पे तुम क्या लिखोगे, माइनस, यहां भी तुम कॉस के आर्गुमेंट में 2x प्लस 3 ही लिखोगे, ठीक है। इतना लिख दिया। अब जो x का जो कॉफिशिएंट है ना, क्या x का कॉफिशिएंट 2 है, तो 2 से तुम्हें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, अब प्लस सी कर देना है। ये डायरेक्ट आ गया। लेकिन बार बार बता रहा हूं एक बात की इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना कि ये जो 2x प्लस 3 मतलब कि ये तभी पॉसिबल है जब एक लीनियर फंक्शन से हम रिप्लेस करें। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 का बोलो, और तुमने अगर ऐसे बोल दिया कि माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस सी, तो ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये जो है ये गलत हो गया, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, अब इक्वल नॉट इक्वल कर दिया तो फिर ये सही हो गया, ठीक है। अब नॉट इक्वल बोल दिया तो फिर ये क्या हो गया, सही हो गया। अगर यहाँ पे इक्वल कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा।
ये तभी है ट्रू है जब हम लोग क्या करें कि आर्गुमेंट को किससे रिप्लेस करें, एक लीनियर फंक्शन से। जैसे अगर मैं हमें पता है ना कि e टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है, e टू द पावर एक्स प्लस सी। अब मैं अगर तुम्हें बोलूँ यहाँ पे कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर -5x+3 का इंटीग्रल क्या होगा, तो हमने x की जगह क्या रिप्लेस किया, -5x+3। -5x+3 क्या हमारा एक लीनियर फंक्शन है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर -5x+3 बिल्कुल लिख सकते हो। x की जगह यहाँ भी डाल दिया -5x+3। अब यहाँ पे x का कॉफिशेंट क्या, -5, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा जो x का कॉफिशेंट है, या तुम ऐसे बोलो कि -5 से डिवाइड करना होगा +c। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -e टू द पावर -5x+3 अपॉन 5 + c। ठीक है, एक एग्जाम्पल और, sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है ना sec x प्लस सी। तो अगर मैंने बोला कि sec x प्लस 3 इंटू टेन ऑफ x प्लस 3, इसका इंटीग्रल बताओ, तो क्या होगा, x की जगह हमने क्या डाल दिया, लीनियर, x प्लस 3 तो लीनियर फंक्शन, तो क्या हो जाएगा sec ऑफ x प्लस 3 प्लस सी। अब यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या 1, तो चाहो तो 1 से डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1/1। ये तो लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। ये अभी आगे बात समझ में। अब इसको हम लोग एक बार प्रूफ कर लेते हैं, इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं। क्यों, बिकॉज इसका जो प्रूफ है ये हमारा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमारे पास क्या है, चलो मैं इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाता हूँ। इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस बी, ठीक है, dx दे रखा है। इसमें हमने क्या किया, ये जो लीनियर फंक्शन है ना, इसको हमने मान लिया लेट। अच्छा, ये भी बता दे रहा हूँ, ये भी यही बात लिखा है, जो थ्योरम है ना उसमें भी यही बात लिखा है कि अगर एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रल क्या 5x है, तो यहाँ पे देखो x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, ax प्लस बी रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ भी x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, ax प्लस बी, बट x का जो कॉफिशिएंट है ना उससे सिर्फ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको ax प्लस बी को हमने क्या बोल दिया, जो लीनियर फंक्शन है इसको हमने टी बोल दिया। तो अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। नया वेरिएबल क्या है, टी, तो हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, डी ax प्लस बी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी टी, ये क्या हो गया, डी टी, ये क्या हो गया 1। अब हमें पता है कि पहले हमें इसको किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, ax प्लस बी को x के रेस्पेक्ट में करना होगा चेन रूल से, फिर x को किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, t के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो अब यहाँ पे ये किसके इक्वल हो गया 1। अब इसका ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले ax का डेरिवेटिव क्या होगा a, अब b तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या मिला, ax का डेरिवेटिव a हो गया, x का तो डेरिवेटिव 1 होता है, इनटू क्या मिला हमें, dx। और ये dt को कहाँ ले गए हम लोग, राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ से हो गया dt के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, dx किसके इक्वल मिला, dt अपॉन a के। ठीक है, dx का वैल्यू क्या मिल गया, dt अपॉन a। ठीक है, अब तुम देखो, इसको हमने क्या माना है, t माना है, तो इसको मैं क्या लिख लूँ, f ऑफ t लिख लूँ, और dx को क्या मान लूँ, dt अपॉन a, तो dt अपॉन a। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो a है ये तो कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन a हो गया। और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल ऑफ ये क्या हो गया, एफ टी डी टी हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी बोलो या एफ एक्स डी एक्स बोलो, बात तो बराबर है ना, बात तो बिल्कुल बराबर है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल चेंज, पूरे में वेरिएबल चेंज कर दो तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो हमें क्या मिल रहा है, अच्छा ये पेज नंबर 36, मेरी बात को ध्यान से सुनते चलो। हमें क्या मिल रहा है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल मिला, 1 अपॉन ए एफ टी डी टी के इक्वल मिला, ऐसे मिला ना। तो यहाँ पे t को मैं x बोल दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे हमने t को x बोला, यहाँ पे हमने पूरे में वेरिएबल चेंज कर दिया, तो ऐसे लिख सकते हो ना, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स को तुम ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी, ये तो डमी वेरिएबल है, इसको तुम लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड, इसको ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ एफ
एम डी एम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम, तो डमी वेरिएबल है। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, 1/a, इसको लिख लिया एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स होगा, एफ एक्स डी एक्स लिख लिया। ठीक है, तो हमें क्या मिला फाइनली, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/a इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू मिल गया 1/a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका हमें, इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे एफ एक्स डी एक्स हो गया, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि एफ एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, फाई टी प्लस सी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फाई, और टी को हमने क्या माना है, टी को हमने यहाँ पे अज्यूम किया ना ए एक्स प्लस बी, देख लो यहाँ पे हमने उसको बोल दिया ए एक्स प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे एक्चुअल में करना क्या चाहिए था कि यहाँ पे हमें ये वेरिएबल ना चेंज करके डायरेक्ट इसको क्या लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था 1/a फाई ऑफ टी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्या लिखते, 1/a फाई, और टी की जगह क्या लिख लेते, ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो अब तुम इसको देखो और इसको देखो, ये इक्वल आ गया ना, यही तो हमें प्रूफ करना था फाइनली, ये चीज़ किसके इक्वल है, फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसी के तो इक्वल प्रूफ करना था। अगर एफ एक्स डी एक्स क्या हमारा फाई एक्स के इक्वल है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी 1/a फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो आ गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आ गई होगी बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। हमें फाइनली क्या मिल गया, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स किसके इक्वल मिल गया, ये हमें मिल गया फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी के इक्वल। और गिवन क्या था हमारे पास, गिवन था हमारे पास कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी, ये गिवन था, हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ कर दिया। एक बार लास्ट और बता दे रहा हूँ, ये हमारे पास गिवन था, हमने ये प्रूफ कर दिया। लास्ट और बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो ना, अगर उस फंक्शन के आर्गूमेंट को अगर मैं लीनियर फंक्शन से रिप्लेस करता हूँ, तो उसका इंटीग्रल, जो उसका इंटीग्रल होगा उसको भी हमें क्या करना होगा, लीनियर फंक्शन से रिप्लेस करना होगा। बट ध्यान में क्या रखना है, जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड भी करना होगा, जो यहाँ पर मैंने बता दिया। जैसे साइन एक्स, ये हमारा इंटीग्रल है, इसके आर्गूमेंट को मैंने लीनियर फंक्शन से रिप्लेस किया, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स की जगह ये सेम आर्गूमेंट डाल दिया 2x प्लस 3, बट यहाँ पे जो एक्स का कॉफिशिएंट है ना 2, उससे हमें डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया थ्योरम नंबर 1। अब बच्चों आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5, जिसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।